स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन गुणांक यानी रैंक कोरिलेशन आपके पास कोफिशिएंट के बारे हम बात करेंगे। इट इज डेवलप्ड बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इसको डेवलप किए थे और इन्होंने बताया था कि जब कभी हमारे पास ऐसी समस्या आती है जहां पर हम किसी चीज का माप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन भी हमको प्रॉपर डिजिट फॉर्म पे नहीं आ पाती है। तो जब हमारे पास क्या होता, हम डेटा को रैंक कर सके या डेटा का ऑर्डिनल रूप, ऑर्डिनल का मतलब होता है कि इसका टेस्ट अच्छा है, इसका टेस्ट थोड़ा सा कम अच्छा है और इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा है, तो ये हम रैंक कर दिए हैं, ऑर्डर कर दिए हैं, तो ऑर्डर्स के आधार पर भी आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यानी स्पीयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इसके अंतर्गत जो हमारे पास इंफॉर्मेशंस में प्रॉब्लम्स आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के रूप में स्पीयरमैन ने निकाल करके रखा कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ठीक है डिजिट फॉर्म पे नहीं है, जैसे हैप्पीनेस का आप कितने खुश हो हम नहीं बता सकते, बट ए व्यक्ति बी व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा खुश है और बी व्यक्ति ए की अपेक्षा कम खुश है बट सी की अपेक्षा ज्यादा अच्छा खुश है, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में ए इज ग्रेटर देन बी, यानी ए हैप्पी है बी की अपेक्षा ज्यादा और बी हैप्पी है, मतलब बी कम हैप्पी है ए से लेकिन ज्यादा हैप्पी है सी से, तो इस केस में हम कहेंगे ए को हम बेस्ट रैंक देंगे कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे है, बी नंबर 2 पे है और सी आपके पास लास्ट नंबर 3 पे है। तो इसको हम एक प्रॉपर मेथड से क्या करते हैं, रैंक कर लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं और उन दोनों वेरिएबल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन के अंतर्गत जब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है या कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, केवल उनका अनुमान लगा पाते हैं, तो वहां पर इस प्रकार के रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया जाता है, इस तरह के रिलेशनशिप को बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे हम लोग टो या आर एस, ठीक है, एस का मतलब होता है स्पीयरमैन और स्मॉल आर के आगे एस लगा दिया जाता है। तो स्पीयरमैन ने क्या किया था कि ये जो उन्होंने कोरिलेशन किया था, दो देखो बिटवीन टू ऑर्डिनल आर रैंक वेरिएबल, ध्यान से देखिएगा, ये आपके नेट जेआरएफ में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि कहां पर रैंक कोरिलेशन इंप्लीमेंट होता है, जब इंफॉर्मेशन हमको प्रॉपर डिजिट फॉर्म में कैटेगराइज फॉर्म पे नहीं होती है। तो अगर आपका डेटा ऑर्डिनल डेटा है या आपका डेटा रैंक्ड डेटा है, तो वहां पर आप इंप्लीमेंट क्या करोगे, रैंक कोरिलेशन को वहां पर आप लगाओगे। ठीक है, और इसके पहले जो डेटा आपका था वो कैटेगराइज डेटा था, जो आपका स्पेसिफिक डेटा था, एक कंपनी में कितना उत्पादन हुआ वो डेटा आपका स्पेसिफाई था, तो वहां पर आपने क्या लगाया था, कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन लगाया। लेकिन जब आपके पास इंफॉर्मेशन ऑर्डिनल रूप में है या रैंक रूप में है, तो वहां पर आप स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशनशिप को वहां पर स्टेब्लिश करोगे, लगाओगे। इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है आर एस या टो, जिसको हम कह सकते हैं टो कह सकते हैं या आर एस कह सकते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आर एस क्या रिप्रेजेंट करता है, आर एस रिप्रेजेंट करता है स्पीयरमैन कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, 6 सिग्मा डी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस को। देखिए डिफरेंस किसके बीच का डिफरेंस, बिटवीन पेयर रैंक्स। पेयर रैंक का मतलब होता है कि अगर रैंक देने वाला एक व्यक्ति है और रैंक देने वाला दो व्यक्ति है, तो एक पहले वाले रैंक से दूसरे वाली रैंक को आप माइनस कर दीजिए और आपको डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा, और इस प्राप्त डिफरेंस का आपको स्क्वायर करना होगा। ठीक है, जैसे कार्ल पियर्सन ने क्या किया था कि कार्ल पियर्सन ने एक्स में से एज्यूम एक्स के डेटा को या मीन डेटा का माइनस करके डिफरेंस निकाला था, तो वहां पर डी एक्स आया था। वैसे ही यहां पर क्या करना पड़ेगा कि जो आपका रैंक प्राप्त हुआ है, दोनों रैंक या दोनों ऑर्डिनल डेटा, उनको आपस में माइनस कर लेना है।
ठीक है, और आपस में माइनस करने के बाद आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट हो जाएगी, आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और ये आपके पास जो यहाँ पे 6 है, ये फार्मूले में फिक्स है, ये कांस्टेंट के रूप में ट्रीट करता है। और एन क्या है, ये नंबर ऑफ द आइटम्स है, यानी कितने इसमें आइटम्स को यानी रैंक को इसके अंतर्गत समाहित किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला फिर से मैं लिख लेते हैं, R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, अधिकतर यहां कैपिटल लेटर है लेकिन इसको यूज हरदम स्मॉल लेटर में किया जाता है। ठीक है, अपॉन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये फार्मूला आप कभी मत भूलिएगा, लेकिन ये केवल स्पीयरमैन का सिंपल कोरिलेशन निकालना है। सिंपल का मतलब होता है कि अगर आप दो जजों के रैंक आपस में मैच कर जाते हैं तो यहां पर कुछ फार्मूले में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कुछ मॉडिफिकेशन यहां पर किए जाएंगे। ठीक है, अगर 2-3 रैंक क्रमबद्ध रूप से या अलग अलग रूप से हमारे पास रैंक क्या होती है, मिल जाते हैं, ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो इस फार्मूले में और एडिशनल मॉडिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है और वो चीज हम करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि अगर आपका डेटा रैंक मैच कर जाता है तो देखिए कि उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो आपका एडिशनल पार्ट है, आप देख सकते हो, मैं ये रेड सर्कल के अंदर है कि अगर आपकी 2 रैंक मैच कर गई है, यानी जजों की मान लो 5वीं रैंक मैच कर गई है, 6वीं रैंक मैच कर गई है, तो वहां पर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन को 1/12 लगा करके हम लोग क्या करते हैं, इसको करेक्शंस करते हैं, इसको एडिशनल मॉडिफिकेशन करते हैं। किसको, फार्मूले में मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जितनी रैंक मैच होती है जाती है उतना 1/12 m1 का क्यूब माइनस m1 ये एडिशनल बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसका चलिए आइए हम प्रयोग करके देख लेते हैं। तो ये हमने आपके साथ एक फार्मूला डिस्कस किया और कहां पर रैंक कोरिलेशन इंप्लीमेंट होता है उसके विषय में भी हमने डिस्कशन किया। अब चलिए हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में को हम एलिब्रेट करते हैं, इस टेबल को जनरेट करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसी होती है और उस इंफॉर्मेशन में रैंक कोरिलेशन कैसे निकाला जाता है, इसका स्ट्रक्चर हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, एक प्रतियोगिता हुई जिसमें 10 लड़कियों ने प्रतिभाग किया। ठीक है, ये गर्ल्स है, मान लीजिए ये गर्ल्स है, 10 लड़कियों ने प्रतिभाग किया। एक लड़की का नाम ए है, दूसरी लड़की का नाम बी है, तीसरी लड़की का नाम सी है, चौथी लड़की का नाम डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। चलो आगे बढ़ा लीजिए। तो इन लड़कियों ने एक क्या किया, ब्यूटी कॉन्टेस्ट या सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए। 2 जज बैठे हैं और दोनों जजों ने क्या किया, अपना निर्णय दिया। ठीक है, तो जज जो होते हैं आप जानते हो रैंक प्रोवाइड करते हैं कि कौन बेस्ट है, कौन उससे थोड़ा सेकंड पे है। तो जज 1 और जज 2 के जो निर्णय हैं, रैंक है, उसको हम करते हैं। तो देखिए ए लड़की जो है इसको जो प्रथम जज है वो 6वीं रैंक प्रदान किया। ठीक है, जबकि दूसरा जज जो है, याद रखना नंबर ऑफ द जज जितने अच्छे होते हैं रिजल्ट उतना एक्यूरेट होता है। अगर मैं इस डेटा सीरीज में केवल एक जज ले लेता तो ये जो डिसीजन होता सबसे ज्यादा बायसनेस युक्त होता। इससे अच्छा कि 2 जज कम से कम एक प्रतियोगिता में सम्मिलित किए जाएं ताकि बायसनेस को 50% के रेंज तक कम किया जाए। लेकिन नंबर ऑफ द जज अगर 3, 4, 5 होते जाएंगे तो जो डेटा में एक्यूरेसी रेट है वो बढ़ता चला जाएगा तथा बायसनेस रेट लगातार कम होता जाएगा। इसलिए कभी भी जो नंबर ऑफ द जज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जज होना चाहिए, तभी आप क्या हो जाएगा, मतलब बायसनेस कुछ फ्री आप रिजल्ट्स निकाल सकते हो। अब यहां पर जज 1 ने ए लड़की को 6वीं रैंक प्रदान किया, जबकि बी जो आपका दूसरा जज है उसने कहा कि नहीं, मैं इसको 4थी रैंक प्रदान करना चाहूंगा। ये हिसाब से मेरे पास हिसाब से 4थी रैंक लायक है। अब देखिए बी गर्ल्स को पहले जज ने 4थी रैंक दिया, जबकि
दूसरे जज ने इसको फर्स्ट रैंक दिया कि नहीं बी गर्ल्स जो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, तो इसने 1 रैंक प्रोवाइड किया, जबकि प्रथम जज ने केवल चौथी रैंक दिया। इसी प्रकार नेक्स्ट जज है उसने तीसरी रैंक प्रोवाइड किया, जबकि दूसरे जज ने छठवीं रैंक प्रोवाइड किया सी को। उसी प्रकार जो आपकी डी है, डी गर्ल्स, उसको पहले जज ने दूसरी रैंक प्रदान किया, तब तथा जो दूसरा जज है वो 5वीं रैंक प्रोवाइड किया। इसी प्रकार ई गर्ल्स को 7वीं रैंक और यहाँ पर 8वीं रैंक, यहाँ पर 9वीं रैंक एफ को, तथा यहाँ पर इसको 10वीं रैंक, इसको यहाँ पर 8वीं रैंक, यहाँ पर इसको 9वीं रैंक, इसको यहाँ पर 10वीं रैंक और इसको यहाँ पर तीसरी रैंक, इसको यहाँ पर 5वीं रैंक और इसको यहाँ पर दूसरी रैंक। तो इस प्रकार ये जो 10 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक, इन 10 लड़कियों को एक प्रतियोगिता में 2 जजों द्वारा अपने मूल्यांकन अंकों को सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, अब ये आपके उनके क्या ऑर्डर हैं या कह सकते हैं हम उनके रैंक हैं। तो इस दोनों जजों का जो जजमेंट है उसके बीच में हमको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें डी कैलकुलेट करते हैं, और डी का मतलब होता है रैंक 1 से रैंक 2 को माइनस कर दो। तो रैंक 1 से रैंक 2 को माइनस कर दो, यानी 6 में से 4 को माइनस कर दो। तो जब 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 2। जब हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 3। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -3। जब हम 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3। जब हम 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1। जब 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो -1। जब हम 8 में से 9 को माइनस करेंगे तो -1। जब हम 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 आपके पास हो जाएगा, और जब हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस की टेबल तैयार हो गई है। बहुत ईजी है। सबसे पहले आप रैंक प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद मतलब, या आपके पास 2 डेटा सीरीज है, जैसे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मेजरमेंट मेथड के अंतर्गत एक क्लास में नंबर पाए, उन बच्चों के नंबर को भी आप रैंक कर सकते हो। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है। मान लीजिए इकोनॉमिक्स है आपका और सोशियोलॉजी है, तो इकोनॉमिक्स में कितने नंबर है, सोशियोलॉजी में कितने नंबर है, उनको आप रैंक करके इस स्पीयरमैन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कार्ल पियर्सन वाले प्रश्न को आप स्पीयरमैन फॉर्म पे ला सकते हो, दैट इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास डी है, डिफरेंस है, डिफरेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, और हमको अगले स्टेप में क्या करना है, डिफरेंस का स्क्वायर कर देना होगा। तो जब हम डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस हो जाएगा प्लस में, 3 3 जा 9, आपका 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 7 7 जा आपका 49, आपका 3 3 जा 3 जा आपके पास 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास डी स्क्वायर का मान आ जाता है, और इस डी स्क्वायर के मान को हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हमको कितना प्राप्त हो जाता है, हमको प्राप्त हुआ 1 to 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, 1 to 8 प्राप्त हुआ। नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी है, हमको 10 है। देखिए, 2 ही इंफॉर्मेशन, एक तो हमको डी स्क्वायर का मान रिक्वायर्ड था, वो मैंने यहां से निकाल लिया, और नंबर ऑफ द गर्ल्स या नंबर ऑफ द आइटम्स कितने थे, ऑब्जर्वेशंस कितने थे, वो रिक्वायरमेंट है इन माय फार्मूला, तो उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसको जो कोरिलेशन वाला स्पीयरमैन कोरिलेशन का जो फार्मूला है उसमें पुटअप करते हैं, और फिर देखिए हमको कोरिलेशन का मान कैसे फाइंड आउट होता है। तो मैं फिर से एक बार लिखूंगा, टो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर का मान कितना निकला, 128, 128 बटे, अब आपके पास है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू
अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आपका कैलकुलेशन नीचे हो आपका होगा कैलकुलेशन, वो कितना हो जाएगा 990, क्योंकि 10 100 में से 1 माइनस होगा, आपके पास क्या हो जाएगा 99, 99 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 990 आ जाएगा। और ऊपर 48 और 6 दूनी 12, 4 16 और 6 कम 6 एक 7, तो ये आपका होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 768 में डिवाइड करते हैं 990 से, तो हमारे पास 1 माइनस 0.776 हो जाता है, और जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.224। तो ये हमको कोरिलेशन क्या बताता है कि दोनों वेरिएबल के मध्य जज ए जो आपके जज 1 है तथा जज जो 2 हैं, इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन की डिग्री है वो 0.224 है, यानी 22% अगर मैं कहूं तो दोनों के विचार, दोनों के जजमेंट एक साथ मिलते थे, जबकि अन्य जगह पर मान के चलिए अगर 22 में है इसको माइनस कर दो, 78% उनके 78 या 77 मैं कह सकता हूं, हाँ 77% उनके विचार आपस में मैच नहीं करते थे, यानी जिसने एक को फर्स्ट दिया वो जरूरी उसने दूसरे को फर्स्ट नहीं दिया। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, रैंक कोरिलेशन के आधार पर इस तरह का डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं और हम आसानी से इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन मैंने आपके साथ सॉल्व किया। सिंपल क्वेश्चन इसलिए था कि इसमें जजमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, रैंक ऑलरेडी आपको गिवन है। कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चंस मिलेगा जहां पे आपको रैंक देनी पड़ेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी जहां पे आपको रैंक देनी पड़ेगी, तो वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, और जब क्वेश्चन बड़ा हो जाता है तो वहां पर आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए मैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं और एक ऐसी इंफॉर्मेशन पे बात करता हूं जहां पर आपको नंबर दिए गए हैं। एक क्लास में स्टूडेंट है, मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हो, आपके 2 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट के जो नंबर हैं उनके आधार पर मैं रैंक में कन्वर्ट कर लूं, और रैंक के आधार पर फिर मैं उस पर कोरिलेशन कैलकुलेट कर दूं। तो चलिए मैं इस टेबल को यहां से हटाता हूं। टेबल हटाने के बाद फिर मैं आपका डेटा आपके साथ मूव ऑन करता हूं। तो आपको अब मेरे पास इंफॉर्मेशन कुछ गिवन है, उस इंफॉर्मेशन से जजमेंट या रैंक या ऑर्डिनल डेटा मैं जनरेट करूंगा, और फिर उस ऑर्डिनल डेटा को क्या करूंगा, उस ऑर्डिनल डेटा का स्पीयरमैन मेथड से कोरिलेशन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। तो हाँ, तो एक क्लास है जिसमें एक बच्चे का एक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। एक क्लास है, मान लो आपका इकोनॉमिक्स के नंबर आ गए, नंबर आए 20, 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26, 35। मान लीजिए आप लोगों के, मैंने 10 बच्चों को चुना और उनको एक इकोनॉमिक्स में किसी को एक टेस्ट हुआ था, और एक टेस्ट 30 नंबर का था या 35 नंबर का था या 40 नंबर का था, जो भी था, तो उसमें से इन्होंने क्या किया, बच्चों ने नंबर पाए हैं, और इस नंबर में एक ने 20 पाया, दूसरे ने 22, 24, 25, 30, 32, 28, 21, 26 और 35 नंबर पाए हैं। यही इन्हीं बच्चों का सोशोलॉजी भी सब्जेक्ट है, मान लो दैट इज वाई सब्जेक्ट, और उन्होंने सोशोलॉजी में कितने नंबर पाए हैं, तो सोशोलॉजी में टेस्ट हुआ था तो 16 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर। ठीक है, मान लो इस दूसरी तरह से समझो कि क्लास में ए है, मान लीजिए कोई मोहन नाम का लड़का है, उसका इकोनॉमिक्स में टेस्ट में आया 20 नंबर, सोशोलॉजी में 16 नंबर।
बी नाम का कोई स्टूडेंट है, उसका इकोनॉमिक्स में 22 नंबर मिला तथा 15 नंबर वो सोशलॉजी में पाया। इसी प्रकार सी नाम का कोई स्टूडेंट है जो 24 नंबर इकोनॉमिक्स में पाया और 20 नंबर, देखो इकोनॉमिक्स में भी अच्छा नंबर पाया और सोशलॉजी भी। यानी यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है कि जो बच्चा तेज है, जैसे इसने डी स्टूडेंट ने 25 नंबर पाया इकोनॉमिक्स में, बट सोशलॉजी में भी उसने 21 नंबर पाया, अच्छा बच्चा है। 30 नंबर इसने पाया तो ये 19 पाया, बट यहाँ पे देखिए कि हाईएस्ट 35 पाया तो इस बच्चे ने 25 पाया। यानी पॉजिटिव कोरिलेशन मुझे दिखाई पड़ रहा ऑब्जर्विंग मेथड से। मैं डेटा को एक बार ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ऑब्जर्विंग मेथड से मुझे दिखाई पड़ रहा है कि डेटा पॉजिटिव कोरिलेटेड है, क्योंकि जो टॉपर बच्चा है इकोनॉमिक्स का या सोशलॉजी का, उसको इकोनॉमिक्स में भी अच्छे नंबर मिले हैं। लेकिन जिस बच्चे को कम नंबर मिले, सपोज दैट 20 मिले हैं, तो उसको देखिए 16 ही नंबर मिले हैं। तो इस तरह मैं कह सकता हूं कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन के मुझे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। बट दिस इज द ओनली ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड एक्यूरेट मेथड नहीं होता है, मैं कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं बता सकता हूं। तो कोफिशिएंट की वैल्यू बताने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसको कैलकुलेट करना होगा। मैंने कहा कि नहीं, इस क्वेश्चन को आपको कॉल पियर्सन से नहीं करना। कॉल पियर्सन से हो जाता, बहुत आसानी से हो जाता। मैं एज्यूम मीन मान लेता, इसमें से मान लीजिए 30 मान लेता, इसमें एक सीरीज में मैं मान लेता कि कोई एक ऐसा नंबर मान लेता, और उस नंबर के आधार पर मैं क्या करता कि फिर मैं माइनस कर देता, डिफरेंस निकल आता और हो जाता। लेकिन नहीं, मुझे कंडीशन दी गई है कि आपको स्पीयरमैन के माध्यम से ही कोरिलेशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, रैंक बना दूंगा, रैंक 1 और रैंक 2 बना दूंगा। रैंक, तो अब यहां पे देखो हाईएस्ट जो नंबर पाया उसको 1 रैंक दे दो। तो हमने 35 वाले को 1 रैंक दे दिया। फिर हमने क्या किया, 32 वाले को 2 रैंक दे दिया। फिर हमने 32 वाले को 3 रैंक दे दिया। फिर हमने 28 नंबर वाले को चौथी रैंक दे दिया। फिर हमने क्या किया, 26 नंबर वाले को 5वीं रैंक दे दिया। फिर हमने 25 नंबर वाले को 6वीं रैंक दे दिया। 24 वाले को हमने आपका 7वीं रैंक दे दिया। फिर 22 नंबर वाले को हमने 8वीं रैंक दे दिया और 21 नंबर वाले को 9वीं रैंक दे दिया तथा 20 नंबर पाने वाले को हमने 10वीं रैंक दिया। तो हम इस डेटा को उनके बिहाफ पर परफॉर्मेंस, गेटिंग द मार्क्स, इनके आधार पर हमने रैंक प्रोवाइड कर दिया। नाउ द नेक्स्ट है, हमने रैंक यहां पर भी प्रोवाइड करना है कि जो टॉपर है उसको ज़्यादा। तो देखिए 25 नंबर पाने वाला बच्चा अच्छा है और इसको हमने फर्स्ट रैंक प्रोवाइड किया। फिर 24 नंबर पाने वाला दूसरा रैंक प्रोवाइड किया। फिर 23 नंबर पाने वाले को तीसरा रैंक प्रोवाइड किया। 22 नंबर पाने वाले को हमने चौथा रैंक। 21 नंबर पाने वाले को 5वां रैंक। आपका 20 नंबर पाने वाले को 6वां। फिर आपका 19 नंबर 7वां। आपका फिर 7वें के बाद 18 नंबर 8वां। फिर आपका 9वां और फिर 10वां। तो ये रैंक हमने किया। अब ये जो डेटा है इंफॉर्मेशन, इस डेटा का काम खत्म। एक्स वाई जो इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, इस डेटा का काम खत्म हो गया, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, स्पीयरमैन में रैंक सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, तो रैंक मुझे प्राप्त हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। डी का मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है R1 माइनस R2। आप बच्चों ने गड़बड़ी किया था, मैंने देखा था कुछ क्वेश्चन R2 माइनस R1 कर दे रहे थे। R2 माइनस मतलब रैंक 2 से रैंक 1 को माइनस कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक हम कह रहे हैं प्रॉपर मेथड होता सॉल्व करने का। ठीक है, आप गड़बड़ियां ना करिए, देखिए उससे रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है जिस तरीके को हमको असाइंड किया गया है। ठीक है, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1, 8 में से 10 माइनस करेंगे -2, 7 में से 6 1, 6 में से 5 1, 3 4, 2 में से 8 -6, 4 में से 4 0, 9 में से 2 7, 5 में से 3 2, 1 में से 1 0। तो ये हमने क्या टेबल जनरेट कर लिया, दैट इज वी जनरेटेड द टेबल ऑफ डी, डिफरेंस के टेबल जनरेट किया। फिर हमको क्या जनरेट करना है, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 1 16 36 0 49 आपका 4 एंड 0। अब इसको आप जोड़ दो, जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, सिग्मा डी स्क्वायर का मान निकल आएगा, और इसको जोड़ने के बाद मुझे 112 प्राप्त हुआ। ठीक है, एन का मान मुझे कितना मिला, एन का मान मुझे 10 मिला, और मुझे
सिग्मा डी स्क्वायर का मान रिक्वायर्ड था और सिग्मा डी स्क्वायर का मान मुझे यहां से आसानी से फाइंड आउट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा कि इस कोरिलेशन को मैं पुट करूंगा, कहां पर पुट करूंगा, फार्मूले में पुट करूंगा। तो चलो फार्मूला नोट डाउन करते हैं। फार्मूला ऑलरेडी गिवन लिखा है, तो इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, हाँ, आपका हो जाएगा टो इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस 6 इंटू 112 अपॉन 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 672 आ जाएगा। और इसका सोल्यूशन हम जानते ही हैं, 990 आएगा। ये आप भी बच्चों याद रखना कि 10 का स्क्वायर वाला, ये हरदम हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि याद आदत पड़ गई, 10 होगा 12 होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0.68, दस द आंसर विल बी 0.32। तो ये आपके पास कोरिलेशन का मान है 0. पॉजिटिव कोरिलेशन है, वीक कोरिलेशन है, और 3.2 है। यानी दोनों जो जज हैं, दोनों जो नंबर की समानता हो, 32% कोलिनियरिटी या सहसंबंध हमको यहाँ पर मिलता है, जो क्या है, वीक एसोसिएशन को दिखा रहा है, और दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। और ये सिग्निफिकेंट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि डेटा सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, हरदम मैंने क्या बोला कि जो डेटा सिग्निफिकेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू 0.75, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उससे वैल्यू हरदम ज्यादा मिलती है। तो उसे हम लोग क्या, उस डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कहते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इस प्रकार के एसोसिएशन को हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट, सार्थक। सार्थक का मतलब होता है कि वो डेटा एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है आपके रिसर्च में, और उस प्रकार के डेटा को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दूसरे प्रकार का स्पीयरमैन का एक एग्जांपल आपके साथ शेयर किया कि अगर आपके पास रैंक दिया है, जैसे रैंक आपको ऑलरेडी गिवन है, तो रैंक वाला डेटा को आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल लीजिए। लेकिन अगर रैंक नहीं दिया है तो आप ऑर्डिनल डेटा में या रैंक डेटा में उस डेटा को कन्वर्ट करना होगा। और जब डेटा को आप रैंक में कन्वर्ट करेंगे फिर डिफरेंस निकालिएगा। तीसरे प्रकार का क्वेश्चन में हम आते हैं, तीसरा प्रकार का क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। तीसरे प्रकार के क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ रैंक सिमिलर हो जाए। सिमिलर कैसे हो जाए कि एक क्लास में एक बच्चा है जो 35 पाया, दूसरा बच्चा भी 35 पा जाए, तो आप बताइए कि किसको फर्स्ट रैंक देंगे और किसको आप सेकंड रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक प्रकार का झगड़ा हो जाएगा ना वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार के झगड़े से आपको बचना होगा, और इस प्रकार के झगड़े को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के झगड़े को सॉर्ट आउट करना के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो मैं एक डेटा आपके साथ डेटा सेट ले लेता हूं, इसी को हटा देता हूं डेटा सेट को। लिंक स्लाइड, ठीक है, डेटा मैंने हटा दिया। एंड अब मेरे पास एक्स एंड वाई दो डेटा इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्स डेटा एंड वाई डेटा गिवन है, ये दो डेटा दिया है। एक्स है हमारे पास 22, 24, एक क्लास है, मान लो आप ही लोग हो और आपके नंबर हैं। ठीक है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं उनको हमने यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, 24, 27, 35, 21, 20, 27, 25, आपका 27 एंड 23। इसी प्रकार इधर का डेटा है, दैट इज 30, 38, 40, 50, 38,
25, 38, 36, 41 एंड 32। तो ये डेटा हमारे पास दिया है। अब इसको स्पीयरमैन के मेथड से हमको क्या करना है कि कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्पीयरमैन मेथड के अनुसार हमको कोरिलेशन को कैलकुलेट करना है। तो हमको रैंक प्रोवाइड करनी होगी या ऑर्डर प्रोवाइड करना होगा। तो ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर R1 चुना, दैट इज रैंक 1 चुना। अब रैंक मतलब रैंक 1 और इधर हमने इसको कर दिया रैंक 2। तो यहाँ पे मुझे डिफरेंस मिल जाएगा रैंक 1 माइनस रैंक 2 का, और अगली टेबल पे मैं डिफरेंस का स्क्वायर कर लूँगा। अब चलिए रैंक देना, क्योंकि इसमें कुछ देखिए नंबर जैसे 27 जो आपका है वो आपका 27 3 बार आया है, तो यहाँ पर रैंकिंग में थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हाईएस्ट नंबर कौन सा बच्चा पाया 35, तो 35 वाले को हमने क्या किया 1 रैंक दे दिया। अब देखिए दूसरे रैंक पे 27 आता है, 27 27, तो दूसरी रैंक पर जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा हमारे पास क्या आ रहा है 3 बार आ रहा है। ठीक है, वो का एक झगड़ा कर रहा है कि मुझे दूसरी रैंक दो, दूसरा झगड़ा कर रहा है मुझे रैंक दो, तीसरा झगड़ा कर रहा है कि मुझे रैंक दो। तो 3 बच्चों का आपस में झगड़ा कि सेकंड रैंक पे मैं हूं। तो आप एक काम करो, एक दूसरा हो सकता है, एक तीसरा हो सकता है, एक चौथा हो सकता है, यही तो हो सकता है भाई। 3 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, एक को हम 2 देना चाहते हैं, एक को 3 देना चाहते हैं, एक को 4 देना चाहते हैं, बट तीनों बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो इन तीनों बच्चों की एक को रैंक होनी चाहिए थी 2, एक को 3, एक को 4, यानी 4 रैंक तक बटनी थी। लेकिन झगड़ा ना हो इसलिए हमने इसको भी 2 रैंक दे दिया, इसको भी 2 रैंक प्रोवाइड कर दिया, और इसको भी 2 रैंक प्रोवाइड कर दिया। और आपके डेटा सीरीज में कहां तक का रैंक बट गई, रैंक आपकी डेटा सीरीज में 4 तक की रैंक बट गई। एक को 2 दिए, एक को 3 दिए, एक को 4, लेकिन इनको सांत्वना के लिए हमने 2 2 2 लिख दिया, तो 4 तक बट गई। अब 5वीं रैंक हम किसको प्रोवाइड करेंगे, 5वीं रैंक हमारे पास मिलेगा 25 को हमने 5वीं रैंक प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, 6वीं रैंक हमने 24 को प्रोवाइड कर दिया। 7वीं रैंक जो है हमने प्रोवाइड कर दिया 23 को। 8वीं रैंक हमने प्रोवाइड कर दिया 22 को। 9वीं रैंक हमने प्रोवाइड कर दिया 21 को, और 10वीं रैंक 20 को। तो ये जब आपका कुछ डेटा सिमिलर हो जाए, जज भी होते हैं, जज आपने देखा होगा, बहुत इंडियन आइडल आपने देखा होगा या अदर जगह देखा होगा, कई जजों के जो मैच कर जाते हैं, रैंक मैच कर जाते हैं, तीसरी रैंक इसको भी दे दिया, तीसरी इसको भी दे दिया, लो। या जो हम लोग क्या करते हैं वोट करते हैं, तो वोट करने में सेम पा जाते हैं रैंक, तो वहां पर इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिए m का मान है, और m का मान का मतलब होता है कि यहां पर m का मान m1 का मान कितना है 3 है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि 3 स्टूडेंट का जो रैंक था वो मैच कर गया था, तो m1 का मान 3 नोट करके आप रखोगे एक साइड कॉर्नर पे। अब हम क्या करते हैं रैंक 2 पे बात करते हैं। अब रैंक 2 पे जब मैं बात करता हूं, तो पहली रैंक मैंने प्रोवाइड कर दिया 50 नंबर वाले को, दूसरी रैंक मैंने प्रोवाइड कर दिया 41 नंबर वाले, नहीं हाँ 41 नंबर वाले को, तीसरी रैंक मैंने प्रोवाइड कर दिया 40 नंबर वाले को, चौथी रैंक प्रोवाइड कर दिया 38 2 बार है, देखो एक ये 38 है, एक ये 38 है, ये 3 बार है, लो। तो एक को मुझे क्या देना है, एक को देनी है मुझे चौथी रैंक, दूसरे को मुझे चौथी रैंक, और तीसरे को मुझे चौथी रैंक। यानी चौथी रैंक वाले बच्चे क्या हुए आपस में झगड़ा करेंगे, वो कहेगा नहीं मुझे चौथी रैंक दो, वो कहेगा मुझे झगड़ा। 3 बच्चे ऐसे हैं जो झगड़ा कर रहे हैं, कितने बच्चे, m2 का मान आप 3 रखोगे, 3 बच्चे इसमें भी झगड़ा कर गए, तो m2 का मान 3 हो जाएगा। एक को मुझे देना था चौथी रैंक, एक को मुझे रैंक देना था 5वीं, एक को 6वीं, लेकिन झगड़ा ना हो इसलिए मैंने क्या किया, चौथी इसको भी प्रोवाइड कर दिया, चौथी इसको भी प्रोवाइड कर दिया, चौथी इसको भी प्रोवाइड कर दिया। और मेरे कैलकुलेटर के हिसाब से एक को चौथी मिलनी चाहिए थे, दूसरे को 5वीं, 6वीं, तो 6वीं रैंक तक बट गया। अब 7वीं रैंक की बात आती है, तो जब 7वीं रैंक की बात आती है तो 7वीं रैंक 36 को मिला। 8वीं रैंक जो मिला वो किसको मिला, 8वीं रैंक आपको मिला 32 को। 9वीं रैंक किसको मिला, 9वीं रैंक मिला आपको 30 को, और 10वीं रैंक किसको मिला 25 को। ठीक है, तो इस प्रकार रैंक को
आपको नोट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M3 इफ पॉसिबल। इफ आपका डेटा मैच कर रहा है तो आपको न लाना पड़ेगा। अब ये आपको यहाँ पे सीखना था कि रैंक जब मैच करे तो झगड़ा भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, तो वो हमने दोनों काम सीख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा, 8 में से 9 माइनस होगा तो -1, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 प्लस 2, आपका 2 में से 3 माइनस होगा -1, 1 में से 1 माइनस 0, 9 में से 4 माइनस 5, 10 में से 10 माइनस 0, 2 में से 4 माइनस -2, 5 में से 7 माइनस -2, 2 में से 2 माइनस 0, 7 में से 8 माइनस -1। अब इसका स्क्वायर निकाल लो, 1 4 1 0 25 0 4 4 0 1। तो ये मेरे पास आ जाता है डी स्क्वायर का मान, और इसको हम सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इसको जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात हमको मिल जाता है 40। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी। और नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने रिक्वायर्ड थे, 10, 10 स्टूडेंट थे। और ये M1 का मान तथा M2 का मान, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी रैंक मैच की थी। तो जब रैंक मैच करती है तो ये डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका डेटा सेट क्या करेगा, जब भी आपका डेटा सेट मैच करेगा तो वहाँ पर कुछ फार्मूले में मॉडिफिकेशंस होंगे। तो RS इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n-1 वाला फार्मूला तो वो काम ही करेगा, बट हमको एक और एडिशनल इसमें काम चेंजेस लाने हैं। और वो एडिशनल चेंजेस हैं कि आपको यहाँ पे बिग ब्रैकेट लगा देना 6 के पहले, और प्लस 1/12 M1 का होल क्यूब माइनस M1। ये एक के लिए है, कौन सा, एक जगह अगर रैंक मैच कर जाए, हमारे पास 2 जगह रैंक मैच की है, तो 1/12 ब्रैकेट में M1 क्यूब M2 क्यूब होगा ना, M2 क्यूब माइनस M2, ऐसे करके आपको बिग ब्रैकेट क्लोज कर देना है और अपॉन करके। तो देखो ये पार्ट एडिशनल पार्ट है, इसको आपको 2 रैंक मैच किया है तो 2 बार आपको नोट करना पड़ेगा। और M1 का मान M2 का मान मैंने वहाँ 3-3 नोट करके रखा है कि 3 रैंक वहाँ पे मैच की है। तो यह n स्क्वायर माइनस 1 और ये ब्रैकेट में n। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर का मान है 40 प्लस 1/12, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12 3 का होल क्यूब माइनस 3 अपॉन, इसको तो 990 ही लिख देते हैं। तो 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब आपका देखो, इसको पहले सॉल्व करना। देखो ये अधिकतर देखिएगा आपको याद रहेगा ऐसी, क्योंकि या तो 2 नंबर मैच करते हैं या तो 3 नंबर मैच करते हैं। मैंने जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन दिए हैं तो ये एक बार आप सॉल्व कर लेना तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 24। और देखो ये 24 आएगा, इसका सोल्यूशन कितना आया 24, इस पूरे का सोल्यूशन। अब 12 दूनी 24, तो इसका मान कितना आ गया 2। इसी तरह यहाँ का भी मान 2 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो ये हम 2 + 2 और ये प्लस कर लेंगे, तो 6 × 40 + 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 990। अब हम आगे लिख देंगे 1 माइनस आपके पास, रुको ये यहाँ पे ब्रैकेट है, सॉरी ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो 6 × 44, 40 4 44 हो जाएगा बटे 990। 1 माइनस, अब इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आ जाता है कितना 264 बटे 990। तो ये आपका आ जाएगा 0.73। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये पॉजिटिव मध्यम सहसंबंध पाया गया है दोनों डेटा के बीच में, ये हमारा सोल्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरह करके हम जो रैंक कोरिलेशन है उसको कैलकुलेट करते हैं और हमें डेटा का हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो फाइंड आउट हो जाती है। तो आज हम यहीं तक रहेंगे। कोरिलेशन हमने 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व किए थे, 1-2 प्रकार के और हैं जो अगले लेक्चर पे हम कवर करेंगे, तब जा करके आपका कोरिलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे।
अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर हमारे साथ पूछिए, शेयर कीजिए।